दोस्तों रसिया की रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जब बनारस के रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है तो दोस्तों वो रसियन लड़की बिना किसी को बताए अपना घर परिवार और अपना करोड़ों रुपए का संपत्ति छोड़कर रसिया के मॉस्को से तुरंत जाती है, फ्लाइट पकड़ती है और सीधा बनारस आ जाती है। लेकिन दोस्तों इस रसियन लड़की को ना तो उस लड़के का एड्रेस पता था कि उसका घर कहाँ पर है और ना ही उसका मोबाइल नंबर पता था। लेकिन दोस्तों फिर भी वो लड़की रसिया से अपने प्यार को पाने के लिए बनारस में आ जाती है और बनारस के घाटों पर आकर इधर उधर घूमने लगती है, उसको ढूंढने लगती है, भटकने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा और घटिया कांड हो जाता है, एक हादसा हो जाता है। तो रसियन लड़की एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि जब रसियन लड़की रसिया से चलकर इतनी दूर बनारस आ जाती है अपने प्यार को पाने के लिए, तो क्या वो लड़का रसियन लड़की के प्यार को एक्सेप्ट करता है या बनारस की गलियों में ले जाकर उसके साथ बहुत कुछ गलत व्यवहार करता है? क्या दोस्तों रसियन लड़की की मुलाकात उस बनारस के लड़के से हो पाती है या वो किसी और के चंगुल में जाकर फंस जाती है और वो किसी और का शिकार हो जाती है और फिर दोबारा कभी लौटकर वापस रसिया नहीं जा पाती है? क्योंकि दोस्तों जब रसियन लड़की रसिया से बनारस आती है तो उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज्यादा इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची कहानी बनारस की है और बनारस के 80 घाट पर जहां शाम को आरती होती है गंगा मैया का, वहीं पर एक शिवम नाम का लड़का रहता था और वो एक फोटोग्राफर था। और दोस्तों 80 घाट पर जब आरती शाम के टाइम में होती थी तो वो उसका वीडियो बनाता था, उसका फोटो खींचता था, यही उसका काम था। और दोस्तों शिवम जो है ना, ये दिल से एकदम पक्का वाला बनारसी था। दोस्तों शिवम सुबह सुबह उठकर 80 घाट के पास एक पप्पू की कुल्हड़ वाली चाय की दुकान थी, वहां पर जाता था और कचौड़ी जलेबी खाकर अपने दिन की शुरुआत करता था। और जब शाम होती थी तो दशाश्वमेध के घाट पर जाकर आरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता था, फोटो शूट करता था, वीडियो बनाता था। दोस्तों शिवम बनारस को बहुत अच्छे से जानता था, अच्छे से समझता था। चाहे वो बनारस की तंग गलियां हो, चाहे वो गोदलिया चौक हो, या फिर बनारस का बीएचयू कैंपस ही क्यों ना हो, या फिर मणिकर्णिका घाट हो, या फिर भगवान विश्वनाथ जी का वो मंदिर ही क्यों ना हो। दोस्तों शिवम हर चीज को जानता था और शिवम का बचपन से ही सपना था पूरी दुनिया घूमने का। और सबसे बड़ा सपना ये था कि वो दुनिया में सबसे ठंडे जगहों पर जाए और वहां का वीडियो बनाए, वहां की फोटोग्राफी करे। दोस्तों कई साल तक फोटोग्राफी करने के बाद शिवम कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है और फिर 15 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पर रसिया घूमने जाने के लिए एक प्लान बनाता है। क्योंकि दोस्तों शिवम को रसिया घूमने का बहुत शौक था, क्योंकि रसिया में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी जगह है और वहां पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है और वहां का तापमान एकदम माइनस में रहता है। तो शिवम को ठंडी जगह घूमने का बहुत पसंद था, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो शिवम एक छोटे से बैग में अपना सारा कपड़ा पैक कर लेता है और बनारस से दिल्ली चला जाता है और फिर दिल्ली के एयरपोर्ट से रसिया के मॉस्को के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। दोस्तों ये सफर कुछ घंटों का होता है। कुछ घंटे का सफर तय करने के बाद जब शिवम रसिया के मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरता है और जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो दोस्तों वहां का नजारा देखकर एकदम से उसकी आंखें चौंक जाती है। दोस्तों शिवम को लगता है कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, क्योंकि वहां की सड़कें बहुत चौड़ी थी और वहां की इमारतें बहुत बड़ी थी और वहां का जो टेम्परेचर था वो -डिग्री में था। खून जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ बर्फ गिरा हुआ था। दोस्तों ये सब देखकर शिवम एकदम से चौंक जाता है और फिर अपना कैमरा निकालता है और फिर वहां के एयरपोर्ट का फोटो खींचने लगता है। वहां के प्रसिद्ध कुछ जगहों पर जाता है जहां पर चर्च बना हुआ था, कुछ बड़े बड़े मंदिर भी बने हुए थे, कुछ म्यूजियम भी बना हुआ था। वहां पर जाता है, सबकी फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है और अपना भी वीडियो बनाता है। दोस्तों उस वक्त बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी, शहर में चारों तरफ केवल बर्फ बर्फ ही फैला हुआ था। जब 4 दिन का वक्त गुजर जाता है तो एक दिन शिवम रसिया के एक कैफे में बैठा हुआ था और कैफे के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो शिवम टेबल पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तब तो दोस्तों एक वेटर उसके पास आता है। तो वेटर इंग्लिश में पूछता है कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों शिवम टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है और इशारों में समझाने की कोशिश करता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि मुझे बिना चीनी वाला एक कड़क चाय चाहिए।
लेकिन दोस्तों वेटर शिवम की बात को समझ नहीं पा रहा था। तो शिवम थोड़ा परेशान हो रहा था। वो बार-बार कागज पर लिख कर तो कभी इशारे से उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लाल चाय चाहिए, बिना चीनी वाला चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस टेबल के पास वो बैठा हुआ था शिवम, जहाँ कुर्सी थी, उसके ठीक पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रसियन लड़की आकर खड़ी हो जाती है और चुपचाप उसकी बात को सुनती रहती है, उसको देखती रहती है कि शिवम किस तरीके से वेटर को समझाने की कोशिश कर रहा है और इशारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको चाय पीना है। लेकिन वेटर समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों वो लड़की वेटर को समझाती है कि ये आपसे ब्लैक टी मांग रहे हैं विदाउट शुगर। तो दोस्तों वेटर उसकी बात को समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है। तो शिवम कहता है कि अरे थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं पिछले 10 मिनट से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा था। तो दोस्तों वो रसियन लड़की मुस्कुराने लगती है और शिवम भी मुस्कुराने लगता है। तो फिर वो लड़की शिवम के सामने वाली सीट पर, यानी कि जो चेयर थी, वहां पर आकर बैठ जाती है। वो रसियन लड़की कहती है कि मेरा नाम सोफिया है और मुझे लग रहा है कि तुम इंडिया के रहने वाले हो, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? तो दोस्तों शिवम कहता है कि हाँ, मैं भारत के सबसे पुराने शहर बनारस का रहने वाला हूँ। तो सोफिया इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो भी बनारस के बारे में बहुत सुनी थी, बनारस के इतिहास के बारे में सुनी थी, बनारस की कहानियां सुनी थी। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो सोफिया थी, उसको बचपन से ही पुरानी सभ्यता के बारे में जानने का बहुत शौक था और वो दुनिया भर की संस्कृतियों के बारे में जानना चाहती थी। और सोफिया खुद एक आर्किटेक्चर की छात्रा थी। लेकिन दोस्तों जब सोफिया सुनती है कि शिवम बनारस का रहने वाला है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। सोफिया कहती है कि बनारस वही बनारस ना, जहां से पवित्र गंगा नदी बहती है। मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है और मुझे बनारस शहर बहुत पसंद है। दोस्तों सोफिया को बनारस के बारे में जितना पता था, उतना वो शिवम से बात करने लगती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये बात सिर्फ एक कप चाय से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कई कप चाय ये लोग पी लेते हैं और 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है। शिवम उसको बनारस की गलियों के बारे में बताता है, बनारस के रंग बिरंग जगहों के बारे में बताता है और बनारस के घाट के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये सब सुनकर सोफिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत खुश हो जाती है कि शिवम बनारस का रहने वाला है और बनारस इतना खूबसूरत शहर है। फिर दोस्तों सोफिया भी रसिया के बारे में बताने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सेंट पीटर्सबर्ग घूमने चलोगे? मैं तुमको रसिया घुमाना चाहती हूँ। तो दोस्तों शिवम हाँ कर देता है और दोस्तों अगले 7 दिनों के लिए शिवम सोफिया के साथ रहकर पूरा रसिया घूमता है। सोफिया शिवम को उस जगह पर लेकर जाती है जहां पर अक्सर बहुत कम लोग जाया करते थे और वो जगह टूरिस्ट की नजरों से बहुत दूर थी। पुराने बुक स्टोर्स, ग्राउंड आर्ट कैफे और सबसे खूबसूरत जो वो नेवा नदी थी, वहां के किनारे के खूबसूरत रास्ते, ये सब देखकर शिवम को बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा दोस्तों, जो सोफिया थी वो बचपन से ही घर में रही थी, घर से बाहर ज्यादा निकली नहीं थी, घर में ही रहकर पली बड़ी हुई थी और अपने घर वालों के नियम का पालन करती थी। उसके माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन दोस्तों आज सोफिया को शिवम के साथ घूमकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, उसको आजादी महसूस हो रही थी। एक दिन की बात है, दोनों एक दिन नेवा नदी के किनारे बैठे हुए थे। उस वक्त रात को 1 बज रहे थे और आसमान में हल्की सी रोशनी थी। तभी दोस्तों सोफिया पूछती है कि शिवम, तुम्हारे बनारस शहर में प्यार को लोग कैसे देखते हैं? तो शिवम एक पल के लिए चुप रह जाता है, फिर कुछ सोच समझ कर बोलता है कि देखो, हमारे यहाँ प्यार को किसी शर्त में नहीं बांधा जाता है। हमारे बनारस में भगवान शिव और पार्वती का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हमारे बनारस में प्यार का मतलब खुद को भूलकर दूसरों में समा जाना है। दोस्तों उस वक्त सोफिया उसके पास बैठी हुई थी चिपक के और चुपचाप शिवम का चेहरा देख रही थी, उसको देख रही थी और कभी उसकी आंखों को देख रही थी और उसके बारे में बहुत कुछ अपने मन में सोच रही थी। फिर दोस्तों सोफिया अपना सर उसके कंधे पर रखकर कुछ देर के लिए सो जाती है। तो दोस्तों शिवम भी कुछ बोलता नहीं है। शिवम अपना जैकेट उतार कर उसके ऊपर उड़ा देता है, उसके ऊपर डाल देता है, क्योंकि ठंड लग रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तक शिवम को और सोफिया को इस बात का एहसास हो गया था कि उनका मिलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं का मिलन है जिसको सरहद और भाषा नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर खूबसूरत सफर का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। दोस्तों सोफिया के साथ रसिया में कैसे 15 दिन बीत जाते हैं, शिवम को पता ही नहीं चलता है। अब उसके भारत लौटने का वक्त आ जाता है। दोनों एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं और एयरपोर्ट के बाहर हल्की फुल्की बर्फ गिर रही थी। दोस्तों उस वक्त सोफिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और कहीं ना कहीं शिवम भी अंदर से टूट गया था, वो भी अंदर से रो रहा था। तभी सोफिया कहती है कि क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो शिवम उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर सोफिया को गले लगाता है और कहता है कि सोफिया, बनारस का आदमी गंगा की कसम और अपना प्यार कभी नहीं भूल सकता है।
मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। लेकिन ये हमारी कहानी का अंत नहीं है, हमारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों सोफिया उसको गले से लगाकर फूट-फूट कर एयरपोर्ट पर ही रोने लगती है। कुछ लोग उसको देख भी रहे थे। उस वक़्त शिवम का दिल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। लेकिन दोस्तों जब शिवम की फ्लाइट रूस की ज़मीन से छोड़कर हवा में उड़ जाती है, तो शिवम फ्लाइट की खिड़की से नीचे देख रहा होता है और उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं। उसका कलेजा फटा जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उस दिन शिवम का शरीर तो वहाँ से बनारस आ जाता है, लेकिन जो शिवम का दिल है, वहीं रसिया में सोफिया के पास वो छोड़कर चला आता है। और दोस्तों इधर जो सोफिया थी, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बार-बार शिवम के बारे में सोच रही थी। सोफिया को अब रसिया की ठंडी नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको बनारस की वो गर्माहट चाहिए थी, जो शिवम अपने साथ लेकर चला गया था। दोस्तों रसिया से बनारस आने के बाद शिवम अपनी दिनचर्या में लग जाता है, लेकिन उसका मन अब 80 घाट पर नहीं लग रहा था। पहले पप्पू की चाय की दुकान पर जाया करता था, अब वहां भी जाना बहुत कम कर दिया था। दोस्तों जब गंगा आरती होती थी, तो शिवम सीढ़ियों पर बैठकर सोफिया के बारे में सोचता रहता था और सोफिया के साथ रसिया में वो नेवा नदी के किनारे बीते हुए कुछ पल उसको याद कर रहा था। दोस्तों उस वक्त शिवम अपना मोबाइल निकालता है और रसिया का फोटो वगैरह देखने लगता है और सोफिया के साथ जो उसका फोटो था उसको भी देख रहा था। उसको सब कुछ याद आ रहा था। उधर दोस्तों सोफिया की हालत भी बहुत खराब थी। शिवम के जाने के बाद वहां की बर्फ अब उसको रेगिस्तान लगने लगी थी। सोफिया का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वो अक्सर अपने लैपटॉप में बनारस के बारे में पढ़ती थी, गंगा नदी की वीडियो देखती थी और भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ती रहती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सोफिया की मम्मी थी और जो उसके पापा थे, ये लोग थोड़ा सख्त विचारों वाले थे और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा सख्त विचारों वाली महिला थी। जब वो अपनी बेटी के इस बदलाव को देखती हैं तो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो उसकी शादी करने का फैसला करती हैं। तो दोस्तों रसिया में ही उनको एक अमीर और कामयाब लड़का मिल जाता है। एक दिन जब सोफिया और उसकी मम्मी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी, तो सोफिया की मम्मी कहती हैं कि सोफिया अब तुम उस भारत के लड़के को भूल जाओ, वो अलग दुनिया है और हमारी तुम्हारी अलग दुनिया है। उसका रहन सहन, उनकी संस्कृति सब कुछ हमसे बहुत अलग है। तुम वहाँ की गर्मी और भीड़ भाड़ वाले देश में एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। तुम्हारे लिए वो जगह सही नहीं है। तुम उस लड़के को भूल जाओ। अगले महीने में मैं तुम्हारी सगाई कर दूंगी। मैंने एक लड़का देखा है, वो लड़का बहुत अमीर है और बहुत अच्छे परिवार का है। तो दोस्तों उस वक्त सोफिया रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है और सोफिया रोते हुए कहती है कि मम्मी मेरा शरीर बस यहाँ रसिया में है, लेकिन मेरी आत्मा उस इंसान के साथ भारत चली गई है। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों उस वक्त सोफिया समझ चुकी थी कि अब मुझे अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों एक दिन की बात है, सोफिया अपने कई साल की जमा की हुई जो पूंजी थी और जो पॉकेट मनी थी और थोड़ा बहुत पार्ट टाइम करके जॉब करके पैसा कमाई थी, उन पैसों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और चुपके से भारत का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर देती है। हालांकि दोस्तों ये फैसला सोफिया के लिए इतना आसान नहीं था। अपना देश छोड़कर आना, अपना घर परिवार छोड़कर आना, अपनी भाषा छोड़ देना, अपनी माँ को छोड़कर और एक अनजान देश में आना, ये किसी पागलपन से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों सोफिया के लिए शिवम के बिना जीना उससे भी बहुत बड़ा पागलपन था। दोस्तों कुछ दिन के बाद जब सोफिया का वीजा उसके घर पर आ जाता है, तो एक दिन रात को सोफिया की मम्मी जब गहरी नींद में सोई रहती हैं, तो सोफिया अपना बैग पैक करती है और अपनी मम्मी के लिए एक चिट्ठी लिखकर उनके पास रख देती है। दोस्तों सोफिया उसमें लिखती है कि माँ मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भलाई के बारे में ही सोच रही हो, लेकिन मेरा भला मेरी खुशी में है और मेरी खुशी मेरा शिवम है। अब मैं एक ऐसी दुनिया में जा रही हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन उस दुनिया में वो इकलौता इंसान है जो मुझसे ज्यादा मुझको जानता है और मैं उस इंसान के लिए अपना देश, अपना परिवार और ये सब कुछ छोड़कर एक अलग दुनिया बसाने जा रही हूँ। दोस्तों जब सोफिया की मम्मी वो लेटर पढ़ती हैं, तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बेचारी अकेली पड़ जाती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं। इधर सोफिया मॉस्को से नई दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ लेती है और सोफिया शिवम को अपने आने के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो उसको सरप्राइज देना चाहती थी, उसको चौंकाना चाहती थी। दोस्तों जब सोफिया दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, तो उस वक्त अप्रैल का महीना था, चिलचिलाती गर्मी थी और कड़कती धूप थी। इन्हीं सब चीजों से सोफिया का स्वागत होता है, क्योंकि दोस्तों रसिया में -डिग्री तापमान होता है और जब सोफिया दिल्ली में आती है तो सीधा 40-45 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है। तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। चारों तरफ गाड़ियों के शोर सुनाई दे रहे थे, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी और पूरे शहर में एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन दोस्तों इस शोर भरी दुनिया में सोफिया को एक अलग सा सुकून हो रहा था कि ये जो देश है वो शिवम का है। उसको इसी बात का विश्वास था।
दोस्तों सोफिया दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ लेती है और ट्रेन की खिड़की से हरे भरे खेत को देखते हुए, छोटे छोटे गांव को देखते हुए और स्टेशन पर वो चाय की आवाज़ सुनते हुए अपना सफ़र तय करती है और बनारस चली आती है। लेकिन दोस्तों जब बनारस आती है तो इसके लिए ये सफ़र बहुत अलग था। जब सोफिया बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है तो दोस्तों स्टेशन से बाहर आती है और फिर टूटी फूटी हिंदी में और अंग्रेजी मिलाकर एक रिक्शा वाले से कहती है कि प्लीज़ मुझे 80 घाट पर छोड़ दीजिए। तो ऑटो रिक्शा वाला सोफिया को 80 घाट पर लेकर जाता है, वहाँ छोड़ देता है और कहता है कि मैडम यहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी दूर आप पैदल चली जाओ, जब थोड़ा आगे जाओगी तो आपको घाट दिखाई देगा। तो सोफिया उसी रास्ते से आगे जाती है। दोस्तों उस वक्त शाम का समय था और बनारस के 80 घाट पर भीड़ लगना शुरू हो गया था। आरती होने की तैयारी चल रही थी। सभी लोग सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और गंगा मैया के आरती का इंतजार कर रहे थे, गंगा मैया का जयकारा लगा रहे थे। तो सोफिया भी उन्हीं लोगों के पास एक कोने में जाकर बैठ जाती है, अपना बैग नीचे उतारती है और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उस इंसान को ढूंढने लगती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। दोस्तों कुछ देर के बाद सोफिया देखती है कि पास के ही एक चाय की दुकान पर वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसके घुंघरैले बाल हैं, गले में गमछा है और उसके हाथों में एक कैमरा है। उसको देखकर वो पहचान जाती है और दोस्तों वो लड़का शिवम होता है। उस वक्त वो अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसके चेहरे पर अब पहले जैसी वो मुस्कान नहीं थी, वो कहीं गायब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा उदास था और खोया खोया लग रहा था। दोस्तों जब सोफिया शिवम को देखती है तो उसका जो दिल है वो जोर जोर से धड़कने लगता है, एकदम वो बेचैन हो जाती है और उसके कदम खुद शिवम की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों सोफिया ठीक उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, जैसे रसिया में उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी और अपनी कांपती हुई आवाज से कहती है कि 1 ब्लैक टी विदाउट शुगर स्ट्रॉन्ग वन। दोस्तों ये वही शब्द था जिस वक्त शिवम कैफे में रसिया में बैठा हुआ था और वेटर से ब्लैक कॉफी के लिए बोल रहा था। तो उस वक्त सोफिया यही बात वेटर को कहकर समझाती है। लेकिन दोस्तों जब उस चाय की टपरी पर उस घाट के पास जब शिवम उस बात को सुनता है तो अचानक से उसका हाथ और पैर कांपने लगता है और उसके हाथों से उसका जो कैमरे का लेंस है वो अचानक से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों शिवम को लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा है या उसकी यादें उसके साथ मजाक कर रही हैं। जब शिवम धीरे से मुड़कर देखता है तो उसके सामने सोफिया खड़ी होती है और उसके गोरे चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, उसकी बाल उलझे हुए थे लेकिन उसकी नीली आंखों में दुनिया भर का प्यार दिखाई दे रहा था। दोस्तों शिवम कहता है कि सोफिया तुम यहाँ कैसे। दोस्तों शिवम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सोफिया रसिया से चलकर बनारस आ गई है। तो सोफिया कहती है कि शिवम तुमने कहा था ना कि बनारस का आदमी अपना प्यार नहीं भूलता है, लेकिन अब देख लो रूस की लड़कियां भी अपना प्यार हासिल करने के लिए सारी दुनिया छोड़ देती हैं और सरहदें पार कर देती हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शिवम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवम आगे बढ़कर तुरंत सोफिया को अपने गले से लगाता है और उस घाट पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो सभी लोग उस विदेशी लड़की को और इस देसी लड़की को गले लगता हुआ देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त सोफिया को और शिवम को उन दुनिया वालों का कोई परवाह नहीं था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों जब शिवम सोफिया को अपने घर लेकर जाता है तो उसके घर वाले विदेशी लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन सोफिया बहुत संस्कारी थी, बड़ों का पैर छूती है और बड़े लोगों को इज्जत देती है और संस्कार का पूरा ध्यान रखती है। जब सोफिया कुछ दिनों तक शिवम के घर पर रहती है तो धीरे धीरे शिवम के घर वाले को सोफिया से प्यार हो जाता है। यानी कि दोस्तों शिवम के घर वालों को सोफिया से बहुत गहरा लगाव हो जाता है और वो सभी लोग सोफिया के साथ घुल मिल जाते हैं। अब दोस्तों जो सोफिया है वो बनारस में जब रहने लगती है तो जींस टी शर्ट ना पहनकर सूट सलवार पहनती है, साड़ी पहनती है और टूटी फूटी ही सही लेकिन अब हिंदी बोलने की कोशिश करती है। दोस्तों अब सोफिया के दिन की शुरुआत 80 घाट से शुरू होती है और शाम को शिवम के साथ गंगा के किनारे बैठे हुए दिन खत्म हो जाती है। दोस्तों रसिया की सर्द हवाओं से ये प्रेम कहानी शुरू होती है और बनारस की पवित्र गंगा नदी के किनारे आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों सोफिया और शिवम ने ये बात साबित कर दिया है कि जब दो दिल सच में एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ना कोई भाषा उनके बीच में दीवार बन सकती है और ना ही कोई देश दीवार बन सकती है। और अगर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो 7 समंदर पार करके भी एक दूसरे को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है ना कि प्यार हर मुश्किल को पार करके अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों शिवम सोफिया से शादी करके हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोफिया और शिवम की ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जो सोफिया है वो कितनी हिम्मत वाली है।
वो सोफिया अपना देश, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर एक ऐसे इंसान के लिए रसिया से भारत में और वो भी बनारस में चली आती है, जिसको वो अच्छे से जानती नहीं थी। सिर्फ वो सिर्फ उससे प्यार करती थी। ना तो यहाँ के कल्चर के बारे में जानती थी, ना तो यहाँ के तापमान के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग कर अपने प्यार के लिए रसिया से बनारस चली आती है। ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप लोग सोफिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कहाँ-कहाँ से इस कहानी को सुन रहे थे? कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।